क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन यानी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना और उसकी बात को रिसीव करना, या कोई भी मतलब, गरज, ज़रूरत या मालूमात दो लोगों में, दो ग्रुप्स में किसी भी ज़रिए से एक्सचेंज होना, तबादला होना, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के बगैर बिल्कुल रोज़मर्रा के मामलात नहीं चल सकते, जिनमें बिज़नेस भी है, फैमिली रिलेशंस भी हैं, एजुकेशन का पूरा सिलसिला है, वर्क प्लेस का पूरा सिलसिला है, हेल्थ का पूरा सिलसिला है। मरीज़ को भी बताना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है कि उन्हें क्या तकलीफ़ है। डॉक्टर कभी उसके बगैर मरीज़ को देख के, अनलेस कि वो मरीज़ एक क्रिटिकल कंडीशन में, वो नहीं समझ पाता कि मरीज़ किस तकलीफ़ के लिए आया है। सो अब कम्युनिकेशन तो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है, हर लम्हा चलती है, लेकिन जब एक और पहलू इसमें पैदा होता है और वो है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का। यानी जब दो कल्चर्स फ़र्क हैं और या एक जैसे हैं, उनमें कुछ चीज़ें फ़र्क हैं, कुछ एक जैसी हैं। जैसा हम शुरू से कह रहे हैं कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इज़ अबाउट लर्निंग एंड एक्सप्लेनिंग बोथ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है। कम्युनिकेशन का ज़रिया सबसे बड़ा जो है वो ज़बान है। हर कल्चर के लोग कम्युनिकेट करते हैं और ज़बान को इस्तेमाल करते हैं, और ये एक सिमिलैरिटी है तमाम इंसानों के बीच में। जितने इंसान हैं वो ज़बान को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कहीं भी दुनिया में रहते हों, किसी भी कल्चर में हों। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले जो किसी कल्चर का फ़र्क हमें अपने कल्चर से नज़र आता है वो उनकी ज़बान है। और अब ज़बान सिर्फ अल्फाज नहीं होते या लिखे हुए लेटर्स नहीं होते, उसके पीछे एक मीनिंग होता है। और देखना ये है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की स्टडी में कि क्या ज़बान तो फ़र्क है जो कि लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज स्टडीज़ वाले देखते हैं। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी ये देखती है कि ज़बान जो कि कम्युनिकेशन का बुनियादी और मेन ज़रिया है, उसके अंदर मतलब, अल्फाज और जुमले, क्या कल्चर उन पे असरअंदाज होता है इस तरह कि वही लफ्ज़ जो है दो कल्चर्स में मुख्तलिफ तरीके से समझा जाए, या किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो कुछ बदल जाए उसका मतलब। तो ये एक बड़ी अहम बात है। इसके ज़रिए ज़बान और कम्युनिकेशन के ज़रिए लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी पैदा करती है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी कर सकती है। ठीक है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे हर ज़बान में जुमले होते हैं, अल्फाज होते हैं, ग्रामर होती है, उनको जोड़ने का तरीका होता है। और ये जो कुछ चीज़ें सिमिलर हैं उनको स्टडी किया है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में। ये भी देखा गया है कि बच्चे जो है ना वो लैंग्वेज को विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग, यानी उन्हें कोई बाकायदा इसके लिए तालीम या तरबियत की ज़रूरत नहीं होती, वो इसको सीखते जाते हैं जिस तरह के वो ग्रो करते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो ज़बान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं, एक ज़बान लेके पैदा नहीं होते। फिर जो ज़बान आपके इर्द गिर्द बोली जा रही होती है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मीडिया है, आपकी उम्र के दोस्त हैं, उनसे वो ज़बान बच्चे सीखते जाते हैं। और ये भी कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, तो उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसके बारे में बताते हैं। पहले वो ऑब्जेक्ट्स लर्न करते हैं और फिर उसके बाद वो डीपर कॉन्सेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जैसे दर्द या उदासी, इस तरह की चीज़ें, या खुशी, या मैं आई एम एक्साइटेड जब एक बच्चा कहता है तो अब वो ज़रा बड़ा हो चुका है। जब वो कहता है पानी तो वो बिल्कुल छोटा बच्चा भी कह लेता है। तो ऑब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट्स तक वो पहुंचते हैं। अब ज़बानों में जो चीज़ ज़रा कल्चर के अक्रॉस ट्रांसलेट करनी मुश्किल है वो है मुहावरे, यानी मेटाफर्स। किसी चीज़ के की ज़रबुल मिसल, किसी चीज़ के डुअल मीनिंग, जो उस कल्चर तो उसको जानता है, लेकिन वो एक ज़बान से दूसरे ज़बान में या
एक मुख्तलिफ कल्चर में एक ही ज़बान बोलने वाले भी उसको नहीं समझा पाते। और दूसरी चीज़ है ह्यूमर, यानी मज़ाहिया चीज़ें जो हैं, हिस्से मज़ाक जो है, जोक्स जो हैं, वो भी बड़े कल्चरली ट्रांसलेट करने मुश्किल होते हैं। उसके अंदर कल्चरल शेड्स होते हैं। ये भी कहते हैं कि जो डिफरेंस है थिंकिंग और परसेप्शन में, वो क्रॉस कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग का बायस बनता है। इस बात को हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मसला हम कहते हैं बाज आ जाओ। अच्छा, अब इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अगर तो एक दोस्त दूसरे को छेड़ रहा है और वो उसको जवाब देता है बाज आ जाओ, तो उसका एक मतलब है। हमने इसको इंग्लिश में किसी को समझाने की बड़ी कोशिश की, तो उसने कहा ओ ओके, यू आर सेइंग स्टॉप डूइंग दिस। मैंने कहा मे बी, लेकिन फिर भी वो बाज आ जाओ जो है ना, उसने कहा अच्छा इसका मतलब होगा डोंट डू इट अगेन। मैंने कहा मे बी, लेकिन अगर टीचर कह रही है डोंट डू इट अगेन, तो वो एक और है। पुलिसमैन कह रहा है तो वो एक और है। और जब एक दोस्त दूसरे को कह रहा है जो उसे छेड़ रहा है कि डोंट डू इट अगेन या बाज आ जाओ, तो हमें 2-3 जुमले इस्तेमाल करके बाज आ जाओ का मतलब समझाना पड़ा। इस तरह की बेशुमार मिसालें। और आपको ये असाइनमेंट भी मिलेगी, जितना आप किसी आम दिनों में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू का जुमला जो है उसको इंग्लिश में करने लगेंगे और आप खुद ही कहेंगे नहीं ये वो बात नहीं बनी, ये वो पूरा मतलब इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा। और यही बात इंग्लिश वाले कहेंगे, या जापानीज़ या संस्कृत या इटालियन। सो इट्स डिफिकल्ट समटाइम्स टू कन्वे द कॉन्टेक्स्ट एंड द कल्चरल मीनिंग ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, जिनके साथ मूड या कल्चरल शेड्स अटैच्ड होते हैं। रिसर्चर्स ने जो कॉमन चीज़ें हैं लैंग्वेजेस में उनको स्टडी किया है, उसको लैंग्वेज यूनिवर्सल्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या करना होता है कि आपने एक मैसेज को कोड करना है, डीकोड करना है कि इसका असल में मतलब क्या है, और उसमें कॉन्टेक्स्ट का बड़ा रोल होता है। अगर कोई एलियन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग हो, खलाई मखलूक हो, खलाई मखलूक, तो वो हमें देखे आपस में कम्युनिकेट करते इंसानों को, तो वो यही नोटिस करेंगे कि तमाम इंसानों में एक बात कॉमन है कि वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं। हम जब एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं ज़बान इस्तेमाल करते हुए, तो हमें जो डिफरेंसेस हैं ज़बान के ना, हम उसको भी नोटिस करते हैं। अच्छा, अब ज़बान जो है उसके अंदर जेस्चर्स का भी एक रोल होता है कि आप जो लफ्ज़ बोल रहे हैं उसके साथ आपका जेस्चर क्या है। तो साइन लैंग्वेजेस बनी, जेस्चुरल साइंस जो हैं नॉन वर्बल, वो तकरीबन ज़बान के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो डेफ हैं वो अल्फाज के बगैर इस्तेमाल होते हैं और वो अल्फाज को रिप्लेस करते हैं। आपने अक्सर किसी तकरीर के साथ साइन लैंग्वेज एस देखी होगी। जो तर्जुमान ये कर रहा होता है वो उन लोगों के लिए कर रहा होता है जो सुन नहीं सकते, तो वो तकरीबन पूरी लैंग्वेज जो है तकरीर, वो चाहे पोलिटिकल है या कल्चरल है, वो कम्युनिकेट हो रही होती है। लेकिन क्या जो अल्फाज में एक्सपेंडेड मीनिंग है, अल्फाज में जितनी वुसअत है ज़बान में, क्या वो साइन लैंग्वेज में आ जाती है? फुल स्टॉप, कॉमे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, वो सब क्या आ जाता है? मैं कहूँगी तो शायद इसका मतलब है कि मैंने खाना खाया कल। अगर मैं कहूँगी खाना खाया आगे, तो साइन लैंग्वेज जितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन वो ज़बान जितनी हो सकती है कि नहीं, दैट इज़ एन ओपन क्वेश्चन। तो साइन लैंग्वेज की मैं ये मिसाल दे रही हूँ। अल सैयद बेदून साइन लैंग्वेज, बद्दुओं की एक साइन लैंग्वेज डेवलप हुई है, निकारागुअन साइन लैंग्वेज। इस पे इन्होंने स्टडी किया, एक गांव है अल सैयद का जहाँ पे किसी हेरिडिटरी डिजीज़ की वजह से बहुत सारे लोग डेफ हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये साइन लैंग्वेज डेवलप कर लिया। ये गांव जो है ये इज़राइल में है। तो उसमें से जब उस गांव के बच्चे आए और वो किसी और शहर के बच्चों में जो डेफ बच्चे थे उनकी साइन लैंग्वेज उन्होंने कम्युनिकेट की, तो वो सीख गए और उन्होंने इससे पहले जो अपनी बनाई हुई थी उन्होंने ये भी सीख लिया। और जब नेक्स्ट टाइम उनके साथ रिसर्चर्स ने काम किया तो वो इस साइन लैंग्वेज को अपनी साइन लैंग्वेज में शामिल कर चुके थे। जैसे हम कुछ अल्फाज नए सीखते हैं तो अपनी वोकेबलरी में शामिल कर लेते हैं। अब लैंग्वेजेस में जो ज़्यादा स्टडी हुई है क्रॉस कल्चरली कि किसी ज़बान में रंग के लिए, कलर के लिए कितने अल्फाज हैं। मसलन अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ 2 हैं, तो वो ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट होगा।
यानी वो दो नाम है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, जैसे फ्रेंच में रूज रेड को कहते हैं और नोआर ब्लैक को कहते हैं, लेकिन उसमें कोई 20-25 लफ्ज होंगे कलर्स के लिए। कुछ सिलेबल्स जो हैं ये देखा गया कि हर वर्ड के आखिर के बजाय बीच में ज़्यादा आते हैं। जैसे बी जो है उसके ऊपर वर्ड एंड कम होता है। आप इस पर गौर करेंगे तो आपको भी उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाज नज़र आएंगे जिनसे कोई चीज़ शुरू नहीं हो रहा, कोई लफ्ज़। बहुत से ऐसे हर्फ नज़र आएंगे जिनसे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा, एंड हो रहा है। अगर टे या से एंड में ज़्यादा आ रहा है या बीच में ज़्यादा आ रहा है, इस तरह बी बीच में आ रहा है या एंड में आ रहा है, ये भी लैंग्वेजेस में देखा गया। जो कॉमनैलिटीज़ फिर स्टडी हुई, लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स जिन्हें कहा गया है, ये हॉकेट ने 1966 में स्टडी की थी। उसने कहा पहली बात यह है कि लैंग्वेज इज़ डिस्क्रीट, उसके अंदर बड़े शेड्स होते हैं और वो सिर्फ साउंड और वर्ड की कॉम्पोजिशन नहीं होती, उसके अंदर वो डिस्क्रीट होती है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर हिडन होता है। ये एक्वायर कर सकती है। हम पैदा होते हैं एबिलिटी से, लेकिन जो लैंग्वेज चाहे सीख सकते हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में होता है, कैटेगरीज होती हैं, जैसे वर्ब है, नाउन है। हमारे पास हर लैंग्वेज में ये फैसिलिटी या प्रोविजन या फीचर मौजूद है कि नए नए जुमले क्रिएट किए जा सकते हैं। हज़ारों अल्फाज हैं। अब मैं आपको 20 अल्फाज दे दूं, उससे आप बहुत सारे जुमले बना लेंगे। अच्छा, फिर आखिरी करैक्टरिस्टिक ये है कि लैंग्वेज इज़ हायरार्किकल, कि फोनीम्स जो हैं सिंगल, वो मॉर्फीम्स में तब्दील होते हैं। फोनीम जैसे पी एच, फ, फिनाइल, मॉर्फीम, यानी फोनीम मॉर्फीम में जाते हैं तो वो जो है लैंग्वेज इज हायरार्किकल, वो ऊपर नीचे से ऊपर जाती रहती है। अब 3 जुमले हैं यहाँ पे। आई एट अ हैंडफुल ऑफ बीन्स, आई एट अ माउथफुल ऑफ बीन्स। अब ये एक ही जुमला है, लेकिन हैंडफुल और माउथफुल से जो है वो उसका पूरा जो मतलब है, तसव्वुर जो आपको आ रहा है कि किसी ने मुंह भर के कुछ खाया है या उसने मुट्ठी भर के कुछ खाया है, वो बदल गया है। इसीलिए इसको डिस्क्रीट कहते हैं कि वो वर्ड जो है वो हायरार्किकल होने की वजह से और रिप्लेस होने की वजह से सेंटेंसेस में वर्ड के मतलब बदलता है, तसव्वुर बदलता है जो आप इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं। अब आखिरी जुमले में आपने क्या बदला है? आई एट अ हैंडफुल ऑफ बीट्स, यहाँ साउंड बदल गई है, बीन्स की बजाय बीट्स हो गया है। साउंड चेंज हुई है, वहाँ मतलब भी चेंज हुआ है। सो ये जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है इसका, ये तमाम लैंग्वेजेस में कॉमन है।